शिक्षण का क्या अर्थ है आगे हम देखेंगे। ये देखिए, ये आपके सिलेबस में इस तरह से है, टीचिंग एंड फेजेस, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, टीचिंग, शिक्षण क्या है? दी गई विषय वस्तु की जब एक अध्यापक विस्तृत रूप से व्याख्या करता है तो वह शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा क्या कौन सी स्टेज है, आपने स्टेज बताई, अब हम विस्तृत पूर्ण रूप से उसके बारे में जानेंगे तो वो क्या है? शिक्षण है, उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना। ठीक है, देखिए शिक्षण क्या है? दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना, ठीक है, तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, मतलब शिक्षण जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई उद्देश्य है। जैसे आज हमारा उद्देश्य है शिक्षण क्या है, उसकी कौन कौन सी जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में जानना। ठीक है, शिक्षण में जो अवस्थाएं होती हैं उनको अच्छे से समझना, जो कि अधिगम हेतु भूख जानने वाला, मार्गदर्शक, उत्साहवर्धक तथा दिशाबोधक है। मतलब क्या है? शिक्षण ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानने वाला जो आप हो, अधिगम करता हो, ठीक है, सीखने के लिए तैयार हो। जो हम शिक्षण करेंगे तो आपकी भूख और बढ़ेगी कि हम इसके बारे में और जाने। ठीक है, सीखने के लिए आप में आतुरता और भी आएगी। मार्गदर्शक, ठीक है, उत्साहवर्धक, ठीक है, और दिशाबोधक, कि आपको एक दिशा प्राप्त होगी। ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिस जिस चीज के बारे में हम जान लेते हैं तो एक उत्साह तो हमारे अंदर आ ही जाता है ना, कि भाई हाँ, जैसे हम प्याजे के सिद्धांत के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, अच्छे से समझ में आने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन भी हुआ। ठीक है, एक उत्साह आपके अंदर आया कि हमें तो भाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये तो हम अच्छे से पेपर एग्जाम में कर देंगे। ठीक है, अच्छे से आपने उसकी नॉलेज मतलब ग्रहण की। ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रारूप व संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आप इसके बारे में, जैसे शिक्षा जो आज का टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से जान लोगे तो वो तो होगा ही, आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होगा। नॉलेज जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे आपको कुछ नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, पता चलने के बाद आप भी इसमें से दो चीजें आप भी बताओगे। ठीक है, मैं बताऊंगी, कुछ आप बताओगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। शिक्षण प्रक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। ठीक है, जिस तरह से मैं अब आपको क्या करवा ये टॉपिक करवा रही हूँ, मैंने पूरी व्यवस्था की है, पीडीएफ बनाई है। ठीक है, अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और बीच बीच में जैसे आपसे पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है सब, और छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेने का प्रयास करता है कि अच्छे से आपको समझ में आए। आपको जहां समझ में नहीं आ रहा वहां पे आप मुझे बताओ। ठीक है, और ये टॉपिक जानने के बाद में आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, क्या क्या आपको समझ में आया है, क्या नहीं आया, वो जैसे हम बाद में डाउट क्लियर करते हैं। शिक्षण, सभी शिक्षण का अर्थ है कि सीखने में वृद्धि करना, ठीक है, अधिगम में वृद्धि करना। यह दो तरफा संप्रेषण की ऐसी प्रक्रिया है। दो तरफा संप्रेषण मतलब कि हम, मेरी तरफ से और आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रोसेस है जिसमें छात्र शिक्षक अंतर्वैयक्तिक प्रभाव से सीखने में शामिल रहते हैं। मतलब हम इंटरेक्शन के द्वारा सीखते हैं, अधिगम करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता क्या है ये देखिए। शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है कि अध्यापक शिक्षण सूत्रों, रणनीतियों, विषय वस्तुओं, तरीकों, बच्चों का ध्यान रखने आदि में कितना सक्षम है। ठीक है, जैसे कि शिक्षण अभिक्षमता ये हमारे एग्जाम में भी आता है, जैसे एस्टेट वगैरह में ये टॉपिक, ये चीज कि भाई आप बच्चे को सिखाने में, ठीक है, उसको पहचानने में, उसकी मनोवृत्तियों को पहचानने में, उसको किस टेक्निक से आप सिखा सकते हो। ठीक है, ये आप कहाँ तक इस चीज में सक्षम, बच्चे को समझने में आप कहाँ तक सक्षम हो। बच्चे का आक्रामक व्यवहार है, ठीक है, बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, तो वहां पे आप
रणनीतियां अपनाओगे, टेक्निक्स अपनाओगे कि बच्चों के अधिगम में वृद्धि हो सके। ठीक है, देखिए शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण की मान्यताएं देखिए, सभी व्यक्ति एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, जीवन भर हम किसी ना किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। यह अंत संबंध की प्रक्रिया है। अंत संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, जो अनुदेशक द्वारा अध्येता के व्यवहार पर बल देती है, जो सिखाने वाले के द्वारा और सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन करती है या बल देती है। जहाँ शिक्षण होगा वह वहाँ अधिगम होगा, जहाँ टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग जरूर होगी। इसमें दो तरफा संप्रेषण की महत्ता होती है भाई, दोनों तरफ से संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको अच्छे से सुनना चाहिए, तभी शिक्षण होगा, तभी तभी शिक्षण संभव मतलब संभव होगा। अगर आप सुन नहीं रहे तो मैं शिक्षण नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो अधिगम आप नहीं कर पाओगे। यह अंतर संबंध क्रिया हमारे और आपके बीच की क्रिया है, बहुस्तरीय नियोजित क्रिया है। इसमें दो अनिवार्य पक्ष होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला, आप और हम। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति देखेंगे, प्रभावकारी एवं व्यवस्थित सिस्टमैटिक होती है। समस्त क्रियाओं का आधार मनोविज्ञान। बिल्कुल भाई, सबसे पहले आपको आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, टॉपिक के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपके पूर्व ज्ञान को जांचा, आप कितना जानते हो, फिर आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया भाई इस तरह से ये 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर आप सीखने के लिए, जैसे जो भी हम रणनीतियां अपनाते हैं आपको सिखाने के लिए, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, वो क्या है, सभी मनोवैज्ञानिक ही तो है। कला एक विज्ञान, शिक्षण क्या है, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। क्रिया प्रक्रिया, सांकेतिक, क्रियात्मक तथा शाब्दिक व्यवहार निहित। बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, जब शिक्षण हम करते हैं क्लास में, टीचिंग जब हम करते हैं, जब आप टीपी के लिए जाओगे तो आपको बहुत से स्किल्स भी सीखोगे। ठीक है, स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। तो उसमें क्या है कि भाई आप एक जगह पे खड़े नहीं होगे, आपके चेहरे पे भी एक्सप्रेशन होने चाहिए। कोई टॉपिक आप करवा रहे तो उससे रिलेटेड आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और शाब्दिक व्यवहार, आपका उस चीज को बताने का तरीका अच्छा, स्पष्ट और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण कार्य का अभिप्राय ज्ञान प्रदान करने व मार्गदर्शन करने से है। बिल्कुल सही भी, जब अगर मैं आपको कोई टॉपिक करवा रही हूँ तो इसका क्या अभिप्राय है भी, मैं आपको ज्ञान नॉलेज दे रही हूँ किसी चीज की, और आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ, उस चीज के बारे में पूर्ण आपको ज्ञान प्रदान कर रही हूँ। मूलतः यह कौशलात्मक क्रिया है भाई, यह बिल्कुल सही बात है, यह एक स्किल है। ठीक है, अच्छी शिक्षण की विशेषताएं, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या है अब हम जानेंगे। अच्छी शिक्षण व्यवस्था में वांछनीय सूचना दी जाती है, जो टॉपिक है हमारा उससे रिलेटेड सूचना आपको दी जाती है। अध्येता क्रियाशील बना रहता है, एक्टिव रहता है। आप सीख रहे हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, सक्रिय रहना पड़ेगा, उनमें जानने की भूख बढ़ती है, आपको जानने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित होता है। ठीक है, आदेशात्मक की बजाय निर्देशात्मक होता है। अगर मैं ये बोल दूं आपको ये टॉपिक ये करना है और ये करना ही करना है, नहीं, निर्देशात्मक होता है। निदानात्मक व उपचारात्मक होता है। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा या कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं बीच बीच में आपसे पूछती रहूंगी, इस तरह की टीचिंग होती है। शिक्षक एक अच्छे मित्र, सुगमकर्ता, निर्देशक के रूप में कार्य करता है, एक दोस्त की तरह। ठीक है, हर चीज को आसान बनाने के लिए, मतलब सुगम करता, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, उसको जितना आसान बनाया जा सके उतना आसान तरीके से बताना निर्देशक के रूप में कार्य करता है, एक डायरेक्शन आपको मिल सके।
नियोजित होती है। यह बिल्कुल भी यह जो क्रिया होती है शिक्षण की बिल्कुल पूरी तरह से नियोजित होती है। यह छिपी प्रतिभा को उजागर करती है। अच्छे शिक्षण में स्पष्टता होती है, बिल्कुल जो टीचिंग होती है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, जो क्या हम करवाना चाहते हैं, जो क्या हमारा टॉपिक है, उसके क्या एम्स है, उद्देश्य क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है उसके उद्देश्य क्या है कि आप एक अच्छे टीचर बन सको और टीचिंग के बारे में अच्छे से जान सको, कि आप जब टीच करवाओगे क्लास के अंदर तो वहां पे आपको टीचिंग की हमारी स्टेज कितनी है, अवस्थाएं कितनी है। ठीक है, अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान का ख्याल रखता है। जब भी हम अपना कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले बच्चों से उनके पूर्व जो उनकी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको जांचना चाहिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो, बच्चे को जितना भी पता हो उसके बारे में उसके पूर्व ज्ञान को जांचना चाहिए। ठीक है, ये था भाई। अब आगे हम अवस्थाएं देखेंगे। हेलो, Yes, ma'am. समझ Yes, में ma'am. आई? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, फिर अब हम देखेंगे शिक्षण की अवस्थाएं क्या हैं। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के 3 बड़े हिस्से होते हैं। ठीक है, जैक्सन के अनुसार ये 3 पेजेस हैं, ये देखिए, ये 3 अवस्थाएं किसने बताई हैं? जैक्सन ने। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव फेजेस, अंत क्रियात्मक अवस्था, पश्च मतलब बाद की क्रियात्मक अवस्था। पहले की क्रिया, बीच की क्रिया, टीच करते टाइम जो पहले की क्रिया है, अंत क्रिया मतलब बीच की जो क्रिया है, और पश्च क्रिया मतलब बाद की जो क्रिया है। ठीक है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ये देखिए, टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो क्रिया प्री एक्टिव, जब हम टॉपिक करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बीच की अवस्था, और जब हम वो टॉपिक पढ़ा चुके होते हैं वो क्या है, बाद की अवस्था। अब जब मैं आपसे आपकी पहले की नॉलेज जांच रही थी, आपसे पूछ रही थी कि इसके बारे में आपको कितना पता है, जब मैं आपको बता रही थी आज का हमारा ये टॉपिक है, ये इसकी मतलब अवस्थाएं होती है, वो क्या थी, प्री एक्टिव थी। अब जो मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह बता रही हूँ, आपसे बीच में पूछ रही हूँ, आपको समझ में आया इतना बताने के बाद, ये क्या है, इंटरएक्टिव है। और जब मैं आपसे इसके डाउट पूछूंगी, कुछ समझ में नहीं आया या फिर इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो क्या होगी, पोस्ट एक्टिव। तो अब हम कौन सी स्टेज में है, इंटरएक्टिव में। ये देखिए, एम्स बताना, ठीक है, निदान करना, एक्शन मतलब जो भी हमारे पास सामग्री है इससे रिलेटेड वो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मैं आपको बताऊंगी, निदान करूंगी आपकी समस्याओं का। और उसके बाद फीडबैक और टेस्ट मतलब आपका टेस्ट लेना, आपको कहाँ तक कितना समझ में आया। फिर देखिए, शिक्षण के चरण, जो 3 अवस्थाएं बताई हैं वही। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है, मतलब टीचिंग प्लानिंग करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियां, उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन आदि का चयन करता है। ठीक है, मैं किस टेक्निक से पढ़ाऊंगा, क्या मेरी मतलब पढ़ाने के लिए सामग्री होगी, टीएलएम क्या होगा मेरे पास, ठीक है, किस किस तरह से पढ़ाना है। इस अवस्था में वह सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, अपनी लेसन प्लान की तैयारी करता है, उससे रिलेटेड अपने टॉपिक से रिलेटेड टीएलएम तैयार करता है, सहायक सामग्री तैयार करता है, चार्ट वगैरह बनाता है। इससे अध्यापक अपने शिक्षण को सफल बनाने के लिए चिंतन करता है। ठीक है भाई, बच्चों को अच्छे से मेरा टॉपिक समझ में आ सके तो इसके लिए वह सोचता है। फिर देखिए, प्री एक्टिव में क्या है, पूर्व क्रियात्मक शिक्षण अवस्था की जरूरतें क्या है, पाठ नियोजन, पाठ मतलब प्लानिंग करना, जो हमारा लेसन प्लान है वो बनाना, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, भाई 40 मिनट में मुझे कितना पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होगा, कैसे पढ़ाना है, टेक्निक्स क्या होंगी, विधियां, सहायक सामग्री, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेरे पास क्या होगा,
ठीक है। समय प्रबंधन मतलब 35 मिनट है या 40 मिनट है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी करूंगा। उक्त सभी को दृष्टिगत करना, निर्णय लेना, ठीक है, और तैयारी व संगठित करना। इन सब का इन सब में क्या होगा, तो इन सब की तैयारी इस तरह से की जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज आती है अंतःक्रिया अवस्था। इस अवस्था में इंटरैक्टिव, ठीक है, इस अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, हमारे जो अंतःक्रिया हो रही है हमारे बीच में इस टाइम इंटरैक्शन होती है, अर्थात अध्यापक में शिक्षण के लिए जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों से छात्रों को अवगत कराना, मतलब जो मैंने नीतियां बनाई थी, जो मैंने विधियां चुनी थी बच्चे को सिखाने के लिए, उससे अवगत करवाया जा रहा है, उसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम इसको पढ़ाना भी बोल सकते हैं। अध्यापक पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, जैसे एक एक लाइन को अच्छे से समझाता है, बीच में टीएलएम दिखाता है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो पूछता है, अगर उसको डाउट है बीच में कहीं से वो पूछता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है, ठीक है। अंतःक्रिया शिक्षण अवस्था की जरूरतें देखिए, प्रत्यक्षीकरण, जो भी हमारे पास सामग्री है, जो हम सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, उसको बच्चा अनुभव करता है। निदान, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर क्या है उससे पूछता है। प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं, मतलब प्रश्न पूछना, उनका उत्तर सुनना, डाउट है तो वो पूछना, छात्रों को समझना, पूर्व ज्ञान स्तर की पहचान करना, क्षमता योग्यता जानना, उनका आईक्यू लेवल जाना था, सत्रानुरूप शिक्षण प्रदान करना, उनके लेवल के अकॉर्डिंग शिक्षण प्रदान करना, टीचिंग करना। मुख्य प्रस्तुति अंतर्गत पाठ के स्वरूप, पाठ का संदर्भ, पाठ्यक्रम पर ध्यान, योजना स्वरूप टीएलपी मतलब टीचिंग लर्निंग प्लानिंग पर ध्यान देना, प्रतिपुष्टि तथा पुनर्बलन मतलब फीडबैक, और दोबारा से अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से टॉपिक को तैयार करने के लिए उनको फोर्स करना। फिर ये देखिए उत्तर क्रियात्मक अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करता है, वही कि भाई कितना समझ में आया आपको, कि बच्चों में किस हद तक ज्ञान को आत्मसात किया, मतलब कि किस हद तक कितना समझ में आया, किस हद तक नॉलेज को ग्रहण किया, ठीक है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रवृत्तियों का प्रयोग करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे मैं आपसे अभी लास्ट में जब क्वेश्चन पूछूं तो मैं आपसे ये पूछ लूं, अच्छा अब ये बताओ अब हम कौन सी स्टेज में हैं, शिक्षण की कौन सी स्टेज में है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर क्रियात्मक अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है। इस तरह से मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इस अवस्था में अध्यापक मूल्यांकन करके भविष्य में बच्चों की कमी दूर करने के लिए नीतियां बनाता है। मूल्यांकन कर किया जाता मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको कहीं डाउट है तो वो आपको अगर इस विधि से समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से बिल्कुल और भी इजी तरीके से बताने की तैयारी करता है, नीतियां बनाता है, ठीक है, और होमवर्क देते हैं इसमें। ये थी हमारी 3 अवस्थाएं। ये देखिए पश्च क्रियात्मक अवस्था की जरूरतें, वास्तविक परिवर्तनों की तुलना उपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करना, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रवृत्तियों का चयन, प्राप्त मूल्यांकन के मतलब के जो हमें मूल्यांकन करना है, इवेल्युएशन करना है, तो उसके लिए प्रवृत्तियों का चयन करना, विधियों का चयन करना कि हम टेस्ट लेंगे कल या फिर आपसे सुनेंगे, प्राप्त परिणाम के आधार पर पुनर्प्रशिक्षण का निर्णय लेना। भाई प्राप्त परिणाम क्या है, जो मुझे नतीजे प्राप्त हुए हैं, जो आपका रिजल्ट आया है क्वेश्चन पूछने के बाद, सुनने के बाद, टेस्ट लेने के बाद, और जो मुझे ये लगता है कि बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आया शायद कहीं, तो पुनः शिक्षण का निर्णय लेना। दोबारा से जैसे आपने कई टॉपिक आपने दोबारा से करवाए, मैंने जैसे कोहलबर्ग का टॉपिक दोबारा से करवाया, एरिक्सन थ्योरी दोबारा से करवाई, तो वो क्या था, पुनः शिक्षण था हमारा, कि भी बच्चों को के कुछ डाउट हैं जो क्लियर नहीं हुए, तो पुनः शिक्षण का निर्णय लिया गया वहां हमारे द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण हेतु निर्णय लेना, डायग्नोसिस करना, मतलब आपके जो भी डाउट है उनका, वही बात है कि भाई उनको और भी सरल विधि द्वारा आपको सिखाना। शिक्षण क्या है, ये देखिए अब क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण क्या है, एक कौशल, मतलब यहाँ पे अगर ये होता एक कला भी और
शिक्षण क्या है, कला भी और विज्ञान भी। शिक्षण क्या है, वैसे हमने पढ़ा था कला और विज्ञान, यहाँ पे क्या है शिक्षण कौशल। ठीक है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, शिक्षकों का। शिक्षण जो है स्किल है भाई, पहले भी बताया था आपको। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, एक स्किल ही तो है कि बच्चों को हर तरीके से पढ़ाना, उनको समझाना, ज्ञान अधिगम में वृद्धि करना, कला भी है। और अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बाद में डाउट क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, शिक्षण क्या है, कौशल है आपके अंदर। जब आप टीपी के, जब आप फाइनल ईयर की फाइल बनाते हो तो उसमें क्या है, आप माइक्रो टीचिंग करते हो और वो स्किल्स भी बनाते हो ना, कि उसके अंदर जैसे स्टिमुलस वाला स्किल है, ठीक है, दृष्टांत कौशल है कि आप बच्चों को जो आपके पास सामग्री है वो किस तरह से दिखाओगे, शो करोगे, उसके लिए आपके पास कौशल होना चाहिए। आप इधर उधर, आप आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये कौशल होना चाहिए। आप बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये कौशल होना चाहिए। बच्चे की मनोवृत्तियों को कैसे जानोगे, बच्चे का आईक्यू लेवल कैसे जानोगे, बच्चे को किस तरह से आप ट्रीट करो, मतलब हैंडल करोगे। तो ये सब क्या है, कौशल के द्वारा ही तो होता है। तो ये क्या है, आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, वो आपके सारे टीचिंग स्किल हैं। ठीक है, तो क्या है, शिक्षण एक कौशल है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, शिक्षकों का। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, बिल्कुल जो आपके आसपास के जो एग्जाम्पल हैं वो हमें देने चाहिए, जो रियल एग्जाम्पल। यथार्थ क्या होता है, रियलिज्म, मतलब कि रियल एग्जाम्पल देने चाहिए। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, उस पे भी चर्चा करनी चाहिए, छात्रों को भी अवसर देना चाहिए। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, टीएलएम का हमें यूज करना चाहिए। ये क्या है, ये सभी जो रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं बच्चे के अंदर। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी, उसकी गरिमा व मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो क्या है, छात्रों का विश्वास। ये थे 20 के छोटे क्वेश्चन, ये था हमारा टॉपिक।